हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो हमारा ये इंडियन इकोनॉमी का ये तीसरा वीडियो है, जिसने भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा होगा आप जाके देख लीजिए। और जो भी आपको डाउट जा रहा है उसको आप टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। हमारा जो चैनल है उसमें हम लोग जो MCQ है उसका भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली का 2-3 MCQ आ रहा है। आप अगर जो जुड़े नहीं हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जो करंट से के जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड MCQ आ रहा है तो आप उसको ज़रूर टिक कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य पर जनरल प्राइस लेवल में निरंतर व टिकाऊ वृद्धि होती है, जिससे फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर घटती है। अब क्या हो रहा है, मतलब पहले ये कोई बिस्किट था, ये पहले हमको 1 रुपये में मिलता था और अब ये जो बिस्किट है वो आज ये 5 रुपये में मिल रहा है। तो हम बोलेंगे कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब कि इसमें मुद्रास्फीति हो गई इसका। जैसे कि वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष का मूल्य सूचकांक, इसको हम लोग मान लेते हैं 2011 का प्राइस और इसको मान लेते हैं 2026 का। तो वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक कितना है, 5 रुपये है। आधार वर्ष का कितना है, 1 रुपये है। उसके बाद आधार वर्ष का ये अपॉन में 1 आ जाएगा और ये इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400% का जो इन्फ्लेशन है वो हो गया, मतलब 400% का जो मुद्रास्फीति दर वो हो गई है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मुद्रास्फीति मतलब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो रेट का जो बढ़ना है उसी को हम मुद्रास्फीति बोल सकते हैं बेस वर्ष के हिसाब से। अब दर के आधार पर मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है, दर के आधार पर मतलब जो परसेंट हम लोग जो देखें ये वाला कि 1% रहेगा कि 5% रहेगा, इस हिसाब से। तो पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती मुद्रास्फीति, वार्षिक अगर 2-3% तक है तो धीमी वृद्धि दर हो रही है। मुद्रास्फीति जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए काफ़ी, मतलब अगर सामान्य 5 से 7% के अंतर्गत रहे तो ये ठीक ठाक, मतलब ये ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। तो मुद्रास्फीति जो 2 से 3% है, धीमी वृद्धि दर है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी गति मानी जाती है। तो या तो फिर 2 से 3 रहे या 4-5% तक का भी ये टॉलरेबल लिमिट रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतना मुद्रास्फीति होनी चाहिए। मुद्रास्फीति क्या बताएगा कि मतलब कोई सामान है, इसको लेने वाले अगर कोई भी नहीं है, एक ही जन लेने वाला है तो जो इसका बेस प्राइस रहेगा उसी में ये आदमी ले लेगा। लेकिन अगर 2 लोग हैं लेने वाले, सबके पास परचेसिंग पावर है, तो ये क्या करेगा, अगर ये 10 रुपये का सामान है तो ये बोलेगा मैं 11 रुपये में लूँगा करके। तो इस कारण भी इसका जो रेट है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा बहुत अगर डिमांड ज़्यादा है तो भी मुद्रास्फीति बढ़ता है, तो इसलिए ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी रहती है। अब वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, चलती अर्थव्यवस्था, यह 3 से 7% के बीच रहता है। यह जब ये 7% के आसपास होता है तो नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। फिर रनिंग इन्फ्लेशन, ये 10% के आसपास तेज़ी से मूल्य में वृद्धि होती है। यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और ये हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति, बेकाबू हो जाता है, कई 100,000 प्रति वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 20 से लेके ये 100% तक का, 100% से ज़्यादा बढ़ जाता है। मुद्रा लगभग बेकार हो जाती है। जैसे जिम्बाब्वे, वाइमर, जर्मनी, ये सब में क्या हुआ था ना, एक ब्रेड लेने के लिए लोगों को एक एक बैग पैसा लेके जाना पड़ता था। एक ब्रेड के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे लेके जाने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गया था कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बहुत कम हो गया था। तो ये 4 प्रकार से देख लिए, रेंगती, चलती, दौड़ती, अति मुद्रास्फीति। ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पे फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर कारणों के आधार पर, अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति क्यों होगा, जब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगी, जब कुल मांग एग्रीगेट डिमांड, कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। मतलब एक समान है, जब कुल मांग, मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, जब
मांग अधिक हो जाएंगे, चाहने वाले इसके ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका रेट बढ़ जाएगा। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब जैसे कि हमने ये वाला जो एग्ज़ाम्पल लिया था, ये वाला, इसमें क्या हो रहा था कि एक आदमी है, और नहीं, एक सामान है, ये गुड्स है, और इसको चाहने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो ये क्या होगा, ये बोलेगा 10 रुपये में लूँगा, ये बोलेगा 20 में लूँगा, ये बोलेगा 30 में लूँगा, तो जो 30 में रहेगा उसको ये सामान मिल जाएगा। तो प्राइस वही था स्टार्टिंग में, लेकिन जब डिमांड मतलब चाहने वाले बढ़े तो उसका जो रेट है वो बढ़ गया, इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। उसके बाद लागत प्रेरित कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि अब इस सामान को बनाने में हमको पहले 10 रुपये लगता था, लेकिन अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो मान लो बढ़ गया, 10 रुपये से बढ़ गया। तो अब इस सामान को बनाने में मान लो, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, पहले 10 रुपये मतलब 1 रुपये का खर्चा होता था, वो अब 2 रुपये का हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। तो अब ये क्या होगा, 10 के बदले ये 12 रुपये मिलने लग जाएगा। तो लागत प्रेरित मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, मतलब जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। यहाँ पे डिमांड बढ़ गया था, चाहने वाले बढ़ गए थे, लेकिन यहाँ पे ये सामान का जो कॉस्ट है वही बढ़ गया, इसलिए मुद्रास्फीति हो गया। उसके बाद बिल्ड इन इन्फ्लेशन या वेज प्राइस स्पाइरल, मतलब अंतर्निर्मित मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी तक मजदूर जो है वो 100 रुपये पर डे के रूप में काम कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि हम 120 रुपये पर डे में काम करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, जो लागत है इस सामान को बनाने का वो बढ़ गया, क्योंकि मजदूरी दर बढ़ गई। तो यहाँ पे बिल्ड इन इन्फ्लेशन, तो इसके कारण जो वृद्धि हुई उसको बिल्ड इन इन्फ्लेशन कहते हैं। और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या फिर असंरचनात्मक आपूर्ति श्रृंखला की कमियों के कारण सामान्यतः विकासशील देशों में रहता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि ये हमको यहाँ से यहाँ तक सामान को पहुँचाना है। अब ये अगर अच्छे रोड्स हैं तो ये 1 रुपये कॉस्ट लग रहा है हमको यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाने में, लॉजिस्टिक कॉस्ट। लेकिन बीच में पहाड़ है, या तो फिर रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, तो रोड अच्छी ना होने के कारण या डायरेक्ट कनेक्टिंग न होने के कारण यहाँ पे मान लो ऐसे रोड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, डायरेक्ट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इसलिए हमको जब ये वाला रोड से जाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चरल बैकवर्ड के कारण यहाँ पे रेट बढ़ेगा, इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होगा ना कि हमको, तो यहाँ पे है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होगा, उच्च मुद्रास्फीति रहेगा, बेरोजगारी दर भी हाई हो जाएगा और धीमी आर्थिक वृद्धि एक साथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा तीनों, क्या क्या होगा, उच्च मुद्रास्फीति हो जाएगी, उच्च बेरोजगारी हो जाएगी और धीमी आर्थिक वृद्धि एक साथ हो जाएगी। सामान्यतः असंभव संयोजन माना जाता था, पर 1900 तेल के संकट के समय देखा गया था ये। तो स्टैगफ्लेशन में आप याद रख लीजिए, तीनों चीज़ एक साथ हो जाएगा, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी और धीमी आर्थिक वृद्धि। अब डिफ्लेशन, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट, मुद्रास्फीति के विपरीत है डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, मुद्रास्फीति दर में कमी हो जाएगा। डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, मुद्रास्फीति दर में कमी हो जाएगा, पर मूल्य स्तर अभी भी बढ़ रहे हैं, दर घट रही, स्तर नहीं। तो इसमें क्या होगा, मुद्रास्फीति दर में कमी तो हो रहा है, पर मूल्य स्तर अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद है रीइन्फ्लेशन, जानबूझकर सरकार जब जब कंट्रोल करने का कोशिश करता है कि 6-7% होने लगते हैं तो कम हो जाए करके, तो इस कारण जब वो होता है मुद्रास्फीति बढ़ाने का जो प्रयास करते हैं मंदी से उबरने हेतु, तो उसको हम लोग रीइन्फ्लेशन, मतलब कि जैसे कि ये क्या हो जाएगा, रीइन्फ्लेशन हमको क्या है कि एक जनरल ट्रेंड रहता है कि 2 से 3% तक मुद्रास्फीति होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब जानबूझकर सरकार केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति दर करने का प्रयास करता है, मतलब कई बार क्या होता है ना, इतना ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है कि मुद्रास्फीति ना हो के ये जो रिसेशन है वो हो जाता है, मतलब कि मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इतना कंट्रोल कर देता है सरकार, मतलब पैसे को इतना सोख लेता है मार्केट से कि कोई भी सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो
ऐसे केस में क्या होता है, रीइन्फ्लेशन करता है, जानबूझकर सरकार मुद्रास्फीति बढ़ाने का प्रयास करेगा, मतलब मार्केट में पैसा डालेगा कि लोग थोड़ा तो खरीदें, उनके पास थोड़ा कुछ सामान है। अब ये देखते हैं यहाँ पे, ये जो ग्राफ है ये बताएगा कि जब क्या होता है स्टार्टिंग में, जब रेट बढ़ता है तो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, रेट जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। उसके बाद जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, ये इन्फ्लेशन का जो ये यहाँ पे जब यहाँ से ऐसे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा बूम हो जाएगा, मतलब कि मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। उसके बाद सरकार कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया यहाँ पे, उसके बाद सरकार कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो ये कम होगा। तो ये वाला जो चीज़ है वो सरकार कर रहा है, कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, इसको डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको सरकार कर रहा है, इसको कम करने का कोशिश कर रहा है। अब कम करते करते इतना कम हो गया कि इन्फ्लेशन का अपोजिट होने लग गया, मतलब कि मांग एकदम ज़्यादा कम हो गया, किसी भी सामान को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ये कौन सा स्थिति हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा, डिफ्लेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगा, मतलब कोई आदमी कुछ नहीं खरीद पाएगा, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे है हमारा मंदी आ जाएगा, एकदम ज़्यादा कुछ भी कोई किसी के पास सामान खरीदने के लिए नहीं रहेगा। तो इसको फिर जो है वो सरकार स्टार्ट करेगा। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों सरकार करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको री इन्फ्लेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग री इन्फ्लेशन, री इन्फ्लेशन। तो ये हम चार चीज़ देख लिए। सबसे पहले इन्फ्लेशन होगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा जिसको सरकार करेगा, उसके बाद फिर मंदी आ जाएगा, फिर इसको री इन्फ्लेशन करेगा। तो ये चार चीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हेडलाइन, और कुछ अन्य प्रकार हैं जो एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि मतलब कि इसमें अलग अलग महंगाई को, दोनों ही महंगाई को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है हेडलाइन में कि किसी व्यवस्था में, जैसे कि इसमें हम एक बास्केट बना दिए इसको, और अगर इस बास्केट का जो बेसिक नेसेसिटी होता है, ये बास्केट का अगर प्राइस बढ़ रहा है, इसमें क्या रहेगा, खाद्य वस्तुएं रहेंगी या तो फिर ईंधन रहेगा। तो अगर इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब जिसमें जो बेसिक नेसेसरी की जो चीज़ें हैं वो अगर महंगा हो रहा है तो वो क्या है, न्यूज़पेपर के फ्रंट में छपने लग जाएगा, इस टाइप से सोच सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि टमाटर का प्राइस बढ़ गया, ईंधन का प्राइस बढ़ गया, तो वो अखबार के फ्रंट पेज में आता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये सारी चीज़ों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो इसलिए इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। कोर इन्फ्लेशन क्या रहता है, मतलब इसमें क्या रहे, खाद्य और ईंधन शामिल रहेगा। अब कोर इन्फ्लेशन क्या रहेगा, कोर इन्फ्लेशन इसमें हम लोग क्या डिसाइड कर, मतलब इसको खाद्य और ईंधन जैसी अत्यधिक उतार चढ़ाव वस्तुएं बाहर रहती हैं, इसमें खाद्य और ईंधन जो है ये नहीं शामिल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल है, कोर इन्फ्लेशन में ये शामिल नहीं रहेगा। ये जो क्वेश्चन है कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं है, ये आपके एसआई में प्री में आया था, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते चलिए। ये सारे चीज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेशन जो है खाद्य और ईंधन शामिल नहीं रहते, यही चीज़ प्रीलिम्स में आया था। आप चीज़ों को ध्यान से याद करने का कोशिश करिए और समझने का कोशिश करिए। बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं और बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। ऊपर ऊपर से पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो इसमें आप याद कर लीजिए कि खाद्य और ईंधन शामिल नहीं होता, हेडलाइन में खाद्य और ईंधन शामिल होता है। ये जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें अधिक उतार चढ़ाव संभव है। क्यों? क्योंकि अचानक से रेट बढ़ जाता है, अचानक से रेट कम हो जाता है। इसमें जबकि कोर इन्फ्लेशन में
उतना उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये जो है वो स्थिर रहता है, ये अस्थिर रहता है। जैसे कि केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत फैसले लेते हैं ना, तो ये कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है। और ये आम आदमी जो डेली जो जीवन मर्रा के लिए जो भी कर रहा है उसमें सीधा असर दिखता है, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आता है। तो ये दो अन्य प्रकार थे, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन का। उसके बाद है मुद्रास्फीति मापने के सूचकांक। तो मुद्रास्फीति कैसे मापते हैं, तो ये WPI थोक सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक स्तर पर मूल्य मापा जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं करता है। आधार वर्ष 11-12 का रहता है। तो WPI में आप याद रखना, सर्विस सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है, थोक स्तर पर मूल्य को मापा जाता है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान से देखिए। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो हमारा जो WPI है वो पहले आधार वर्ष 11-12 था, अब ये हो चुका है, ये 2022-23 हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप इसको याद करिए, करेंट का टॉपिक बन सकते हैं। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जारी करता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल वाला जो है ये जारी करता है। इसको कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जारी करता है। इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता है। खुदरा स्तर पर मूल्य मापता है। RBI की मौद्रिक नीति का आधिकारिक आधार वर्ष 2012 है। तो आधार वर्ष जो है अब पहले 2012 था, अब ये हो चुका है 2024। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि जो बदला हुआ वर्ष है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद है CPI के उप प्रकार, CPI इंडस्ट्रियल और CPI एग्रेरिया। तो ये जो है इंडस्ट्रियल और एग्रेरिया, तो जो भी सरकार योजनाएं बनाती है वो CPI एग्रेरियर को ध्यान में रखकर, कृषि श्रमिक को रखकर जो योजनाओं का जो मतलब जो भी पैसा डिसाइड करती है वो इसी के आधार पर करती है। उसके बाद है GDP डिफ्लेक्टर, अर्थव्यवस्थाओं की समस्त वस्तु सेवाओं को कवर करता है। सबसे व्यापक माप है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। तो ये GDP डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ये GDP डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला है कि कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि हुआ। ये अगर पूछेगा तो नॉमिनल ऊपर रहेगा, रियल नीचे रहेगा और ये 100 रहेगा। उसके बाद देखते हैं CPI बास्केट के प्रमुख घटक। इसमें कौन कौन से रहेंगे, फूड और बेवरेज रहेंगे, सर्वाधिक भारांश इसी का रहता है। फिर हाउसिंग का रहेगा, फ्यूल और लाइट का रहेगा, क्लॉथिंग फुटवेयर का रहेगा, और जो अन्य है वो शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन में जो खर्चे आएंगे वो CPI बास्केट के अंतर्गत आएंगे। तो इतने सारे चीज़ों के द्वारा CPI को मतलब इन्फ्लेशन को मापा जाता है। फिर उसके बाद RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। याद कीजिए, हमने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा 6 से 7% से अधिक अगर मुद्रास्फीति हो रही है तो ये सरकार और जो सेंट्रल बैंक है उसका काम हो जाता है कि मुद्रास्फीति को रोकना। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि ज़्यादा इन्फ्लेशन मत बढ़े या मार्केट से पैसे को सोखे, अवशोषित करे। तो जैसे कि वर्तमान लक्ष्य, CPI आधारित मुद्रास्फीति 4% होना चाहिए ±2। तो 4 ± 2 होना चाहिए, मतलब या तो 2% या तो फिर 6%, इतना होना चाहिए मुद्रास्फीति। सहनशीलता सहनशीलता बैंड यानी 2 से 6% के बीच, ये इतना होना चाहिए। 2016 में RBI एक्ट में संशोधन कर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपनाई। मतलब कि ये जो 2 से 6% के बीच है इसी को फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में लक्ष्य की समीक्षा होती है। यदि लगातार 3 तिमाही तक मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड से बाहर रहे तो RBI को सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। विफलता की स्थिति में, मतलब अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है 3 तिमाही में, तो सरकार मतलब RBI क्या करेगा, सरकार को रिपोर्ट देगा कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अन्य तरीके अपनाए जाएंगे। मौद्रिक नीति समिति, ये पूछ सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य रहते हैं। तो मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यीय समिति रहते हैं, 3 RBI 3 सरकार नामित रहते हैं। गवर्नर अध्यक्ष रेपो रेट तय करता है। तो अध्यक्ष इसका कौन रहेगा, गवर्नर रहेगा। इन लोग रेपो रेट तय करते हैं।
उसके बाद वर्तमान डाटा। तो वर्तमान डाटा आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख के चले जाइएगा, ये उतना रिलेवेंट नहीं रहता है, हर 4 महीने में चेंज होते रहता है। उसके बाद देखते हैं मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। तो मौद्रिक उपाय में क्या क्या आएगा, रेपो रेट आएगा, वह रेट जिसमें जो बैंक है वो कहाँ से पैसा लेगा, आरबीआई से पैसा लेता है, आरबीआई से पैसा लेता है। इस रेट को, जिस रेट पे ये पैसा लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद है रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर, एसएलआर खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन से मुद्रा आपूर्ति को घटाता है ये। तो मौद्रिक उपाय ये सब है आरबीआई द्वारा। राजकोषीय उपाय क्या करेगा, सरकार द्वारा। तो मौद्रिक उपाय सरकार, ये आरबीआई करेगा, राजकोषीय उपाय सरकार करेगा। सार्वजनिक व्यय में कटौती करेगा, कराधान में वृद्धि करेगा, सब्सिडी युक्तिकरण करेगा। आपूर्ति पक्ष उपाय मतलब कि जो डिमांड है उसमें अगर हम लोग फुलफिल कर दे रहे हैं तो ये वाला आपूर्ति पक्ष उपाय में आ जाएगा। आयात शुल्क में कमी कर देंगे, बफर स्टॉक जारी कर देंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे आपूर्ति पक्ष उपाय में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो करेंट से जो रैंकिंग ये जो पूछ सकते हैं उसको हम लोग बता रहे हैं। तो अगर जो सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर है, मतलब सब्जेक्ट में अगर कुछ करंट है तो हम लोग अभी से इसको अपडेट करते चल रहे हैं ताकि आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर देखना ना पड़े। जो मिसलेनियस है उसके लिए एक वीडियो अलग से ला देंगे, जो सीजी और इंडिया का जो करंट अफेयर रहेगा। बाकी सब्जेक्ट का जो भी करंट का डाटा है वो हम लोग ऐड ऑन करके दे रहे हैं। तो ये मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो एचडीआई को जारी कौन करता है, यूएनडीपी। आधार क्या रहता है इसका, 3 आधार रहता है, ये मेंस में कई बार पूछ चुका है, सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हेल्थ, एजुकेशन और प्रति व्यक्ति आय, 3 आयाम रहते हैं इसके। उसके बाद है HDR 2025। ताज़ा रिपोर्ट क्या है, इसका थीम क्या है, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन एज ऑफ एआई। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है और ये है। उसके बाद आइसलैंड जो है फर्स्ट है। उस फिर भारत का रैंक देखते हैं तो 130 है। भारत का रैंक याद कर लीजिए 130 है और उसका जो वैल्यू है HDI का ये 0.685 है। तो भारत का रैंक है 130, इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो 0.685। और ये कौन से लेवल में आता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में आता है। तो इस तरह हो गया सामान्य वाले में। तो ये 3 चीज़ याद रखिए। कौन जारी करता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय है 130 भारत के हैं, 0.685 है, सामान्य श्रेणी में आता है। और ये महबूबुल हक और अमर्त्य सेन द्वारा इसको जारी, मतलब इसका अवधारणा को दिया गया था। 1990 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ग्लोबल MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसको जारी करता है ये UPPSC में, ऑलरेडी पिछले साल आ चुका है। UPPSC में UNDP और OPHI, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये दोनों ऑप्शन में था और ये दोनों ऑप्शन ही आंसर था। ताज़ा रिपोर्ट ये जो है ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड, ये उसका थीम था। आयाम क्या रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये कुल 10 संकेतक रहते हैं। अब हम लोग जो ये है ये 10 संकेतक वो देख लेते हैं कि कौन कौन से 10 संकेतक हैं। तो इसका जो है स्वास्थ्य में ये आएगा, स्वास्थ्य में हमारा आ जाएगा 2 संकेतक मतलब ये 2 संकेतक स्वास्थ्य के, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, स्वास्थ्य का आएगा, स्वास्थ्य में ये 2 संकेतक आ जाएंगे। शिक्षा में आ जाएगा ये 2 संकेतक, शिक्षा में 2 संकेतक। और उसके बाद आएगा जीवन स्तर, जीवन स्तर में आएगा ये 6 संकेतक। तो टोटल ऐसे 10 संकेतक हो गए। अब देखते हैं स्वास्थ्य के अंदर कौन कौन से आएंगे। स्वास्थ्य में आएंगे, स्वास्थ्य में ये हो जाएगा हमारा 2, कौन कौन सा हो जाएगा, एक है पोषण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो आप याद कर लीजिए स्वास्थ्य में ये 2 चीज़ें आएंगी, पोषण और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट।
ये प्री में आया हुआ था कि नीति आयोग कौन सा जो 2 है उसको अलग से लेता है करके, इसी साल के प्री में आया हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि स्वास्थ्य के बाद हो गया शिक्षा। शिक्षा में हो जाएगा, यहाँ 2 चीज़ आ जाएगा, ये हो गया ईयर ऑफ स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग, और फिर हो जाएगा ये स्कूल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस। तो ये 2 चीज़ हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 यहाँ हो गया और 2 इसका हो गया। पोषण, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। उसके बाद 6 जो चीज़ है वो यहाँ आ जाएगा। कौन कौन से है? जीवन स्तर में, जीवन स्तर में 6 कौन कौन सा आएगा? एक है स्वच्छता, फिर है कुकिंग, खाना बनाने का ईंधन, खाना पकाने का ईंधन, उसके बाद हो जाएगा पेयजल, तो ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, फिर ये हो जाएगा बिजली, और ये हो जाएगा हमारा आवास, और आवास है तो फिर ये संपत्ति। तो हम यहाँ पे देख लिए पोषण स्तर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति। अगर इसी में अगर बोल दे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग कौन कौन सा जो 2 एक्स्ट्रा ऐड करता है इसमें, ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसमें एक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट ऐड कर देता है, और स्वास्थ्य वाले में ये मातृ स्वास्थ्य को ये एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ये मातृ स्वास्थ्य को ऐड कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये, और ये जीवन स्तर के अंतर्गत बैंक अकाउंट और स्वास्थ्य के अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य, ये जो है ये नीति आयोग 12 संकेतक का यूज़ करता है, और जो ये बहुआयामी ये ग्लोबल MPI है ये 10 संकेतकों का यूज़ करता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में आया हुआ है। उसके बाद है वैश्विक स्थिति क्या है? 109 देशों के 6.3 अरब लोगों में से 1.1 अरब 18.3% बहुआयामी। फिर है भारत की स्थिति, बहुआयामी निर्धनता 55.1% से घटकर 16.4% हो गया। लगभग 41.4 करोड़ लोग निर्धनता से बाहर आ चुके हैं। ये इसका फॉर्मूला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये याद कर लीजिए। उसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये SSC में कई बार पूछ चुके हैं। नॉर्वे लगातार जो है वो 10वें वर्ष प्रथम आया है। भारत का जो स्थिति है वो 157 है, ये पिछले साल से और गिर गया है। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यहाँ पे भी भारत का जो रैंक है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है, 176 है। उसके बाद है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें जो है फिनलैंड लगातार 8वें बार प्रथम है, ये भी कई बार पूछ चुके हैं। इसको UNSDN जारी करता है, तो ये याद रखिएगा UNSDN, और भारत का जो स्थिति है वो 118 है। उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और ये वेल्थ हंगर जो लाइफ है ये जारी करता है। इसको भारत का जो है रैंक 102 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसको कई बार पूछ चुके हैं। भारत का जो रैंक है 131 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये विपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, भारत का रैंक इसमें 38 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, भारत का रैंक 91 है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अब बंद हो चुके हैं, और बाकी ये उतना काम का नहीं है। उसके बाद देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्यशील आयु वर्ग 15 या उससे अधिक
का व्यक्ति काम करने हेतु इच्छुक व सक्षम होते भी उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए कि वो इच्छुक भी है और सक्षम भी है, उसके बाद भी अगर उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह बेरोजगार है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल श्रम शक्ति इंटू 100। तो ये हो जाएगा अपना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, कितने बेरोजगार हैं, कुल श्रम शक्ति मतलब कुल कितने काम करने के इच्छुक हैं, इंटू 100। तो ये हो जाएगा बेरोजगारी दर। ये भी कई कई बार पूछा जा चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। बेरोजगारी के प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से रहता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत, सीमांत उत्पादकता शून्य, नगण्य। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे किसी काम को करने के लिए एक लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो जो 3 जो लोग हैं वो छिपे बेरोजगार हैं। जैसे कि एक खेत में जितने लोगों की ज़रूरत हो उससे अधिक काम कर रहे हों तो ये प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी हो जाएगी। मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेंगे? वर्ष के कुछ समय ही काम मिलना, कृषि कार्य फसल कटाई तक सीमित हो जाता है। तो जैसे कि मौसमी बेरोजगारी में ये सारे आ गए। और कौन आएंगे? जो ऊन बेचते हैं वे सारे आ जाएंगे, या मौसम से संबंधित जो रहेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे कि एक मौसम बस में उनके पास रोजगार रहेगा और बाकी में वे बेरोजगार रहेंगे। उसके बाद शहरी क्षेत्रों में प्रमुख प्रकार से कौन सा रहता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के बीच अस्थायी जो अवधि रहता है उस बीच वो क्या रहता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाह रहा है तो ये बीच का जो फेस है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या आएगा? ये इस बार मेंस, लास्ट ईयर मेंस में 2024 में आया हुआ है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को समझाइए। श्रमिकों के कौशल व उद्योग की मांग में असंतुलन, मतलब कि कोई इंजीनियर है, वो आईटी का इंजीनियर है, अब आईटी का इंजीनियरिंग तो कर लिया, लेकिन हमारे देश में मान लो कंप्यूटर्स की कमी है या वैसा इसके पास, हमारे देश में इस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब देने के लिए ऐसा सिस्टम ही नहीं है, उसको लोग डाटा एंट्री करवा रहे हैं। तो फिर ये स्ट्रक्चरल बेरोजगारी में आ जाएगा। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने ये साइकिल देखा था, ये क्या था? हमारा इन्फ्लेशन था, यहाँ पे रिसेशन हो रहा था। तो जब ये बढ़ता है तो बेरोजगारी दर कम होती है, और जब यहाँ पे हम आते हैं तो बेरोजगारी दर बढ़ती है। तो इसके साथ जो बेरोजगारी दर में प्रभाव आता है इसको हम लोग साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये जनरली डेवलप्ड जो कंट्रीज़ रहते हैं उसमें होता है। तो साइक्लिक बेरोजगारी क्या होता है? व्यापार चक्र मंदी के कारण मांग घटने से रोजगार घटता है। तो ये फ्लक्चुएशन होता है, इस कारण जो मंदी होती है, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको चक्री बेरोजगारी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मशीनीकरण, स्वचालन के कारण मानव श्रम की मांग घटना। मतलब जो आज के डेट में जो एआई आ गया है या रोबोट्स आ गए हैं, इसके कारण जो जॉब्स की कमी है, ये तकनीकी बेरोजगारी है। अन्य महत्वपूर्ण बेरोजगार, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, व्यक्ति पूर्णतः बेरोजगार व कार्यरत नहीं। सबसे मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में पूर्णतः काम में नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अल्प में अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम तो कर पा रहा है पर अपनी योग्यता क्षमता से कम स्तर पर कर रहा है, जैसे इंजीनियर का ड्राइवर का काम करना, तो ये अल्प एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर किसी के पास पोटेंशियल है और उससे कम में भी वो काम कर रहा है तो भी ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार ही है। ओपन में तो डायरेक्ट हो जाएगा कि वो कोई काम नहीं कर रहा है। शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी भारत में विशेष चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो हमारे जो दोस्त हैं या फिर जो भी स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं और बहुत साल से बेरोजगार हैं, उनका जॉब नहीं लग पा रहा है, तो वे किस में आ जाएंगे? शिक्षित बेरोजगार में आ जाएंगे। सरकार के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। उसके बाद बेरोजगारी मापने की पद्धतियाँ ये कौन से हैं? सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस, मतलब एक साल की अवधि में देखते हैं कि अगर एक साल में 183 डेज अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिला है तो वो यूजुअल स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दीर्घकालिक बेरोजगारी है और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। उसके बाद है साप्ताहिक स्थिति, पिछले 7 दिन में मापेंगे,
पिछले 7 दिन में अगर उसको एक दिन का भी अगर उसको जॉब नहीं मिला है या काम नहीं मिला है तो साप्ताहिक स्थिति के अंतर्गत आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। दैनिक स्थिति में क्या होगा, एक दिन में अगर वो 4 घंटे का भी काम नहीं कर पाया है तो वो दैनिक स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। तो ये प्रकार को आप ध्यान से देख लीजिए। 183 डेज, 7 दिन में एक दिन भी और एक दिन में 4 घंटे भी काम नहीं मिला तो वो बेरोजगार है। उसके बाद है प्रमुख सर्वेक्षण स्रोत है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। ये सब अब करेंट को आपको देखना है, ये उतना काम का नहीं है। फिर ये हमारा आ जाएगा बेरोजगारी दूर करने की प्रमुख योजनाएं। तो प्रमुख योजनाएं हैं और उसका जो डेट है ये कई बार पूछते हैं। जैसे कि मनरेगा जो है ये 2005 में आया था। यहाँ पे मैं अलग से सभी का डेट को हम याद कर लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जो नरेगा कार्यक्रम मनरेगा है, मनरेगा ये कब आया था, ये हमारा आया था 2005 में मनरेगा। उसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये कब आया था, 2008 में। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये 2008 में आया था। उसके बाद है NRLM, ये हो जाएगा राष्ट्रीय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये कब आया था, 2011 में आया था। उसके बाद है नेशनल अंत्योदय लाइवलीहुड मिशन, ये आया था 2014 में। तो मनरेगा आया था 2005 में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया था 2008 में, रूरल लाइवलीहुड मिशन आया था 2011 में, और अगर अंत्योदय लाइवलीहुड मिशन बोलेगा तो 2014 में। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना बोलेगा तो ये 2015 में। ये अगर स्पेसिफिक डेट बोलेगा तो 8 अप्रैल 2015 हो जाएगा। इसमें पहले 3 कैटेगरी थे, अब इसको बढ़ाकर तरुण प्लस का जो कैटेगरी है उसको ऐड कर दिया गया है। ये 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, ये आया था हमारा 2015 में। तो ये दोनों एक साथ याद कर लेंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 और प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 2015। उसके बाद है स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम PM स्वनिधि, ये कब आया था हमारा, ये 2020 में आया था। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आया था 2020 में, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। और प्रधानमंत्री अगर विश्वकर्मा योजना बोलेगा, विश्वकर्मा योजना, तो ये हो जाएगा हमारा 2023 में। उसके बाद देखते हैं ये जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, आप इसको डेट वाइज याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं निर्धनता। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो पॉवर्टी क्या रहता है, एक तो जो अपना जो बेसिक नीड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, ये सारी चीज़ हैं जो लाइफ के लिए एकदम एसेंशियल है। अगर इन सब चीज़ों को भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है, पुअर है वो। निर्धनता के प्रकार, मापन के आधार कौन से, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या रहेगा, मतलब वह एक पॉवर्टी लाइन रहेगा, मतलब उसको बेसिक जो नेसेसरी है वो भी नसीब नहीं हो रहा है, मतलब इतना वो गरीब है कि उसको भोजन, वस्त्र, आवास, ये सब कभी जो सुविधाएं वो नहीं मिल पा रहा है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, मतलब एकदम ज़्यादा गरीब है। सापेक्ष निर्धनता रिलेटिव पॉवर्टी में क्या हो जाएगा कि वह, जैसे कि कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है पर डे और कोई 1 लाख कमा रहा है, तो ये जो है सबसे गरीब है। ये गरीब तो है लेकिन इससे अमीर है, इस वाले व्यक्ति से ये अमीर है, और ये जो है अभी ये दोनों के कंपैरिजन में ये अमीर है, इन दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई 1 करोड़ वाला आ जाएगा तो इसके कंपैरिजन में ये गरीब हो जाएगा।
तो ये सापेक्ष रिलेटिव पॉवर्टी है। प्रकृति के आधार पे क्या आता है, इनकम पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इनकम में हम लोग सिर्फ इनकम को देखेंगे कि अगर कोई 10 रुपये से कम कमा रहा है तो गरीब है, ऐसा अगर बेंचमार्क डिसाइड कर लिए तो वो इनकम पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल में क्या क्या देखेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट जो नीड्स रहता है वो अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो फिर वो एमपीआई के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि जो हम 10 संकेतक देखे थे वो मतलब एमपीआई के अंतर्गत आ जाएगा। क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण और शहरी ये होता है। उसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, निर्धनता मापन की भारतीय पद्धतियाँ। तो वी एम डांडेकर और जो रथ हैं, तो डांडेकर और रथ 1971 में पहला वैज्ञानिक प्रयास किए थे, किसमें, कैलोरी उपभोग पर आधारित था इनका जो काउंटिंग था वो। उसके बाद अलग कमेटी, तो एक कैलोरी बोला था लेकिन जो अलग है वो अलग अलग कर दिया, तो अलग से अलग अलग कर दिया। कब दिया था, 1979 में। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर निर्धनता रेखा तय करता है। दीर्घ काल तक आधिकारिक पद्धति रही, मतलब इसको बहुत टाइम तक हम लोग इसका यूज़ करते रहे निर्धनता रेखा कैलकुलेट करने में। लकड़वाला समिति 1993, राज्यवाल मूल्य सूचकांकों को शामिल किया गया। उसके बाद है तेंदुलकर कमेटी, 2009 में है। इसमें लकड़वाला कमेटी में इसमें बोला गया कि जो सभी स्टेट का जो बेरोजगारी है वो अलग अलग रहेगा, मतलब निर्धनता है वो अलग अलग रहेगा। किसी को अगर 2100 कैलोरी खर्च करने के लिए किसी राज्य में 10 रुपये लगते हैं तो किसी राज्य में वो 50 रुपये तक लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सभी राज्य का अलग अलग पावर्टी लाइन होगा, तो 28 राज्य का 28 पावर्टी लाइन होगा और सभी का जब एवरेज लेंगे तो वो इंडिया का जो पावर्टी लाइन है वो निकलेगा, ऐसा इन्होंने लकड़वाला समिति ने कहा था। तेंदुलकर समिति ने क्या कहा था, केवल भोजन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र सहित समस्त उपभोग व्यय पर आधारित ग्रामीण शहरी भेद कम किया। फिर रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर पद्धति से भिन्न उच्चतर निर्धनता रेखा प्रस्तावित किया, सरकार द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं की गई। तो ये जो तेंदुलकर समिति है इसी को हम लोग 2011 के जो जनगणना है उसका बेस मानकर इनको काउंट किए थे। उसके बाद है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई, यह हेड काउंट रेशियो अपॉन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ये एमपीआई का फॉर्मूला है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, ये हमारा है निर्धनता से जुड़ी प्रमुख योजनाएं, इसका डेट को देख सकते हैं हम लोग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसको अलग से हम जो अगला पार्ट आएगा उसमें आपको जितना भी स्कीम है, इम्पोर्टेंट स्कीम है, उसको हम लोग बता देंगे। वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।